नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई और प्रिपरेशन में आपका साथी सुमित। और दोस्तों, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। और अगर बढ़िया नहीं चल रही है तो कमेंट करिए, क्या डाउट है आपके। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हर एक डाउट के ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाई जा सकती है। इतनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर मेरे पास हैं। और मेरे पास स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई बात ऐसी स्पेशल करने वाला हूँ या फिर कुछ स्पेशल मेरे पास कोई शक्तियाँ हैं। मेरे पास स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम के हर फेज़ को जिया है। इस एग्ज़ाम में हर एक स्टेज में मैंने चीज़ों को देखा है, चाहे वो प्रीलिम्स में, चाहे वो जनरल स्टडीज़ के साथ स्ट्रगल करना हो, चाहे वो सीसैट के साथ फाइट हो, चाहे मेंस में अपने स्कोर को इम्प्रूव करना हो, प्रीलिम्स में स्कोर को इम्प्रूव करना हो। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा गौर से देखा है। और सिर्फ मैंने अपने ऊपर ही नहीं, मेरे आसपास बहुत सारे लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और उनको भी रिजल्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का समाधान आपका ज़रूर होगा और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और रीजनिंग के साथ होगा। हर एक बात पे यहाँ पर ये डिस्कस किया जाएगा कि ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी है और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। सिर्फ आपको फ्री की एडवाइस नहीं मिलेगी, कोई फिजूल का मोटिवेशन, कोई पंप आपको यहाँ पर मैं नहीं देने वाला। चार कविताओं की, चार शेरों की लाइनें बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर बजा के, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म आपको मोटिवेशन देती है, उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हालांकि वो भी आपको मिल सकती है, उसका भी अपना एक मज़ा है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म होती है। हमारे पास ज़रूरी है हमारे पास वर्किंग स्ट्रैटेजीज हो, प्रैक्टिकल गाइडेंसेस हों। और उसकी मेरी कोशिश है कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको यहाँ पर वो सारी स्ट्रैटेजी और गाइडेंसेस दूं। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो डिस्कशन है हमारा, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर 2022 के प्रीलिम्स में 3 डिजिट में स्कोर किया था। और आप जानते हैं दोस्तों, 3 डिजिट यानी कि 100 से ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हैं पिछले अगर 2 साल में, खास तौर पर अगर 2020 के बाद अगर आप 3 डिजिट में स्कोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप सेफ लिमिट में प्रीलिम्स में आ जाते हैं। और 3 डिजिट में स्कोर करना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, क्योंकि एग्जाम में आप 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से अगर कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आखिरी दिन तक ये नहीं पता चलता कि भाई हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। और ऐसे में समस्या बनी रहती है, मेंस की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही आप इतने कंफर्टेबल लिमिट में आप स्कोर करते हैं कि घर पे आकर अगर आप बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मार्क्स से, स्कीम से अगर चेक करते हैं तो आप पाते हैं कि भाई आप 100 नंबर या उसके आसपास हैं, तो आप तुरंत ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई मेंस तो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर कंफर्टेबल लिमिट में आना और कैसे आए और मैं कैसे आया, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। और आप देखेंगे कि जो भी बातें यहां पर मैं डिस्कस करूंगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि भाई ये तो मैं ही कर सकता हूं, ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। कई लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा, वो किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो या तो वो उसको बहुत आसान बना देंगे कि ये तो बहुत आसान है, मैंने ऐसे ही करा, थोड़ा सा उठा, थोड़ा सा ही देखा और कुछ एक छोटे से नोट्स पढ़ लिए और हो गया। उसके अलावा कुछ लोग आपको इतना बता देंगे कि भाई मैं तो 24 में से 23 घंटे पढ़ रहा था। तो मैं यहाँ पर दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स में जाने से बचूंगा, क्योंकि मैंने दोनों ही पॉइंट्स, मैं दोनों ही टाइप का इंसान नहीं हूँ। ना मुझे बहुत आसानी से ये स्कोर मिला है और ये चीज़ें मैंने कवर की हैं, और ना ही मैंने यहाँ पर 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ाई की है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो कमियों पे काम करते चलेंगे तो सभी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। तो मेरी कोशिश है ना मैं इधर की बात करूंगा कि आपको लगे कि भाई हम तो इतने घंटे पढ़ ही नहीं सकते, और फिर दूसरे टाइप के जो स्ट्रैटेजी बताते हैं कुछ लोग, जो कहते हैं कि भाई बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ समस्या है नहीं। उसमें फिर आप जब खुद करते हैं तो आप देखते हैं भाई 60 नंबर बनाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मॉक टेस्ट में, और प्रीलिम्स के अंदर तो 60 से भी कम नंबर बन जाते हैं। जो आजकल पेपर आ रहा है 2020 के बाद से, 18 के बाद से खैर काफ़ी ज़्यादा पेपर नेचर में अच्छा हो गया है, और 20 के बाद से तो और अच्छा हो गया है, क्योंकि कट ऑफ लगातार 18 के बाद से ही कम हो रही है। 98 फिर दोबारा लगभग 2019 में आई थी, और 20 के अंदर 92, फिर उसके बाद और कम हुई 2021 में, और 2022 में जो कट ऑफ है वो आप देखेंगे 88 पे कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर मैं बीच की बात करूंगा और आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई। कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी कि जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते, या फिर जिसको सुनकर आप ये समझें कि भाई ये तो हमारे बस की है ही नहीं। भाई मैं तो इतना ब्रिलियंट हुई नहीं कि मैं तो 2-4 पढ़ूं, 2 घंटे पढ़ूं और फिर प्रीलिम्स निकाल दूं। ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं होने वाली है।
अगर आप 2022 की कट ऑफ को देखेंगे तो यहां पर 88 पर कट ऑफ गई है, ठीक है, 88 पर कट ऑफ यहां पर प्रीलिम्स की गई है। और अगर मैं अपने मार्क्स की आपको बात करूं तो 3 डिजिट में मेरे जो मार्क्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि 106 नंबर यहां पर स्कोर आया है। अब 106 नंबर ये जो स्कोर है कट ऑफ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको 18 नंबर का गैप मिलेगा। अगर 88 में से 106 में से 88 माइनस कर देंगे तो लगभग 18 नंबर का गैप है। और ऐसे पेपर के अंदर 18 नंबर का गैप बहुत आपको एक कंफर्टेबल लिमिट प्रोवाइड करा देता है। जब आप मेंस दे के आएंगे, जब प्री दे के आएंगे, जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मुझे फील गुड तो आ रहा था कि भाई मैंने प्रीलिम्स दिया, मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ऐसे रहते हैं कि आप किसी भी तरह के कमेंट करने से बचते हैं। हालांकि मैं काफ़ी शांत था पेपर देने के बाद प्रीलिम्स का, और फिर मैंने घर पे 2-3 दिन तक मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा जी लूँ। अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं बने तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और 3 दिन तक मैंने अपने आप को थोड़ा शांत करा, इधर उधर गया, जहाँ पे मैं 1-2 सालों से नहीं गया वहाँ पर गया, ठीक है। अपनी दीदी के पास गया, एक 1-1.5 साल से मैं नहीं गया था, वहाँ पे मैं गया। फिर उसके बाद घर आया, 3 दिन बाद मैंने कट ऑफ मैंने चेक करे मार्क्स अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्कीम से, और मैंने पाया कि मेरे जो मार्क्स उसमें बन रहे थे लगभग सभी इंस्टीट्यूट की कोचिंग से मिला के 110 के आसपास या 111 के आसपास सारी कोचिंग्स की स्कीम से मिलाकर बन रहे थे, चाहे विजन हो या फिर चाहे आईएएस बाबा हो, चाहे आईएएस पार्लियामेंट हो, सभी से मिला के अलग अलग जितने भी हैं 5-6 से मिलाए तो 110-111 के आसपास सभी से मेरा स्कोर बन रहा था। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो 106 नंबर यहाँ पर मैंने देखे, तो ठीक है, कट ऑफ से +-5 का इतना होता है, ज़्यादा भी हो सकते थे 4 नंबर कम यहाँ पर है, तो कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। सीसैट की अगर बात करें, सीसैट में मेरे मार्क्स 78 रहे, और मैंने जो पिछले अटेम्प्ट्स दिए थे, लास्ट 2 अटेम्प्ट से मेरी जो जीएस के अंदर है मार्क्स वो 1-2 नंबर कट ऑफ से ऊपर रहते थे। कट ऑफ से मेरे 1-2 नंबर जीएस से ऊपर मार्क्स रहते थे अगर जनरल स्टडीज की बात की जाए, पेपर 1 की। और अगर सीसैट की बात करी जाए तो मैं सीसैट में ही हमेशा सीसैट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाता था पिछले 2 अटेम्प्ट से। पिछले 2 अटेम्प्ट से मैंने कट ऑफ से हमेशा स्कोर का ऊपर करा, 1-2 नंबर, ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का फर्क रहता था। और सीसैट में तो आप समझ लीजिए कि क्वालिफाई ही नहीं होता था, तो प्रेशर इतना ज़्यादा फील होता था कि भाई आप जीएस को क्लियर कर रहे हैं और आप ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं जिसको दुनिया करती है, बहुत कम एफर्ट्स में भी क्वालिफाई लोग कर लेते हैं। हालांकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पर थी कि मुझे उस वक्त प्रेशर मैनेज करना नहीं आ रहा था। जो सीसैट के अंदर मेन था कि मुझे प्रेशर मैनेज करना नहीं आ रहा था, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मैंने उस चीज़ को भी कैसे हैंडल करा और मेरी क्या कमी रही कि पिछले अटेम्प्ट्स में सीसैट में मेरा क्वालिफाई नहीं होता था, जीएस में हो जाता था और 1-2 नंबर से ही कट ऑफ क्वालिफाई होती थी, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है गैप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, सब्सटेंशियल में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था। वो चीज़ कैसे हुई यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, सीसैट के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 75 से अगर ऊपर आप जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप 70 के आसपास होते हैं तो फिर तलवार बिल्कुल आखिरी टाइम तक रिजल्ट के लटकी रहती है। क्योंकि मैंने सीसैट के भी जो मार्क्स अपने कैलकुलेट करे थे बाकी अलग अलग कोचिंग से, तो उसमें भी मेरे मार्क्स 80 to 81 के आसपास बता रहा था। तो अलग अलग कोचिंग से मेरे मार्क्स 81 to 80 के आसपास बन रहे थे सीसैट में। तो मैं ये निश्चिंत हो गया था कि भाई अगर 80 नहीं आए तो 75-74 तो आ ही जाएंगे, इससे ज़्यादा वेरिएशन तो क्या ही आएगा। तो मैं निश्चिंत यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 110 थे तो मैं समझ गया कि भाई 110 के अगर 100 भी आ जाएं, 10 नंबर भी कम हो जाएं, अगर कट ऑफ कोचिंग की स्कीम से 110 बन रहे हैं, अगर 100 भी बन जाए तो भी मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। मैंने वर्स्ट केस अज्यूम कर लिए थे। तो ये होता है जब आप मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। और आज मैं आपको ये बताऊंगा मैंने मार्जिन से रहने के लिए ऊपर क्या चीज़ें कोशिश की, जो पहले मैं मार्जिन से ज़्यादा ऊपर नहीं रहता था, सिर्फ 1-2 नंबर का फासला, और सीसैट के अंदर वो भी कम। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो इस पर सेपरेट बना सकता हूं कि किस तरह से मेरे जो मार्क्स थे मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में, उसकी मार्कशीट और इसकी कंपेयर करके कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी करी सीसैट के लिए जो मेरा सीसैट क्वालिफाई इस बार हुआ। हालांकि कैसे मैंने स्कोर करा 106 ये भी मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा। पहले के जो मेरे अटेम्प्ट्स थे उसमें मार्क्स जो था
मैंने जैसे बताया मार्जिन से 1-2 नंबर ऊपर, कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर। कहाँ पर? जहां तक बात जनरल स्टडीज पेपर 1 की है। और सीसैट में तो चलो उसको अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मेरा जो 106 स्कोर बना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको किन चीजों का दिखता है? तो सबसे पहली जो चीज मैंने इंश्योर करी वो ये थी कवरेज। ठीक है, सब्जेक्ट्स की कवरेज जो है, इस पर मेरा फोकस प्रिपरेशन की शुरुआती दौर से रहा है। कवरेज का मतलब क्या है? कवरेज का मतलब है आप कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, खासतौर पर फर्स्ट सेकंड तक तो ये चीज समस्या नहीं रहनी चाहिए, और अगर सेकंड अटेम्प्ट तक भी ये समस्या रह रही है तो आप समझिए ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपको इसको डील करना होगा। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं जब पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो हालांकि उस समय मेरे जीएस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो पहले अटेम्प्ट के अंदर मेरे दिमाग में एक चीज पूरी तरह से ये थी क्लियर कि यहां पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेना है, सब्जेक्ट्स को कवरेज पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट्स की कवरेज पे ध्यान जरूर देना है। तो यहां पर मेरा टारगेट ये था कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करना है। एक भी सब्जेक्ट ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने आर्ट एंड कल्चर तो किया नहीं, यार मैंने ज्योग्राफी तो की नहीं, ज्योग्राफी में मैंने इंडियन ज्योग्राफी तो की नहीं, मैंने ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हम कई बार छोड़ के जाते हैं, मैंने साइंस एंड टेक का कुछ रिवाइज नहीं किया, मैंने करंट अफेयर रिवाइज नहीं किया। तो ये क्या होता है, पहले ही आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, आपको सेल्फ डाउट मोड में ले आएंगे अगर आप कवरेज पर काम नहीं करके जाएंगे। पहले ही आपका माइंडसेट जो है ऐसा हो जाएगा कि कुछ तो है जो आप छोड़ के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा। ये माइंड पहले कुछ ऐसा बन जाता है। तो कवरेज, अपनी तरफ से कवरेज को पूरी करके जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ठीक है, जितने भी ये मेजर टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट, और जाहिर सी बात है करंट अफेयर। आपके पहले अटेम्प्ट से पहले एक भी सब्जेक्ट इनमें से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं पहले अटेम्प्ट में भी कई लोगों के कुछ सब्जेक्ट छूट रहे हैं, वो सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तब तक भी उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं भाई, जैसे ज्योग्राफी में उनकी इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुई, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, उसके अलावा उनका यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जैसे एनवायरमेंट, खैर एनवायरमेंट तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए, कुछ 1-2 सब्जेक्ट उनके यहाँ पर छूट रहे हैं, जैसे इको में कुछ पार्ट छूट गया। तो यहाँ पर पहली आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करना है, कवरेज होनी चाहिए। तो मेरी इंश्योर मैंने ये किया, कवरेज पे मैंने अपनी प्रिपरेशन के पहले दिन से ध्यान दिया। हालांकि मेरे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी तो मेरा काफ़ी शुरुआत में टाइम वेस्ट हुआ। मैं द हिंदू से पता नहीं कहाँ कहाँ से नोट्स बनाता था, फिजिकल नोट्स, रजिस्टर्स के अंदर 5-5 घंटा, और इन सब चीज़ों में बड़ा टाइम वेस्ट हुआ शुरुआत के 4-5 महीने। बाद में मुझे गाइडेंस मिली, मतलब गाइडेंस क्या मिली, खुद ही समझ आया करके कि भाई ये तो किसी काम की एक्टिविटी नहीं है, इससे कहीं नहीं जा रहे हैं। और फिर मैंने वो प्रैक्टिस बंद करी, करंट अफेयर के हिंदू से नोट्स वगैरह बनाना, और सब्जेक्ट्स पे फोकस करा, और मैंने एक के बाद एक सब्जेक्ट्स कवर किए। यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट्स, ये हैं आपका बेस, आपका आधार, ये सब्जेक्ट आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, क्यों? पहली बात तो आपका माइंडसेट इससे स्टेबल रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप सब कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, कवरेज जो आपको देती है, कवरेज क्या करती है? कवरेज, अब आप मान लीजिए, सोच लिए आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, आपने बाकी सब्जेक्ट कर लिए, 2 सब्जेक्ट, एक आधे सब्जेक्ट छूट गए, इंडियन ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर जो ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं जब शुरुआत में अटेम्प्ट्स वगैरह देते हैं, छूट जाता है। अगर आपका ये छूट गया, अब मान लीजिए बाकी सब्जेक्ट्स जो आपने करे, ठीक है, चलिए आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में से ऐसे क्वेश्चन आए जो बड़े आसान थे, मतलब वो ऐसे थे कि अगर आपने उनको पढ़ लिया होता ना, एक दिन भी पढ़ लिया होता, 4 दिन 2 दिन भी पढ़ लिया होता, अगर एक रीडिंग दे दी होती, तो वो इतने आसान थे कि आप उनको देखते ही लगा देते। अब होगा क्या? क्योंकि आपकी कवरेज पूरी नहीं है, तो आपके, पहली बात तो आप खेलेंगे किसमें? वही नंबर कम हो गए सब्जेक्ट्स के। तो यहां पर अब होगा क्या? जो आसान सब्जेक्ट में जो आपने सब्जेक्ट छोड़ा है, मान लीजिए उसमें से आसान क्वेश्चन आ गया, तो उसमें से पूरी दुनिया तो कर देगी, और आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं, बस इतना फर्क रहेगा। पढ़ लिया होता तो कर दिया होता। तो जरूरी है कि ऐसी चीजों के पे रिस्क लेने से बचें और कवरेज को इंश्योर करें। कई बार पढ़ी हुई चीजें इतनी आसान होती है, एक नजर में पढ़ी हुई वही पेपर में आ जाती है, और बाकी लोग कर देते हैं, हम वहां पर एज को लूज कर देते हैं। तो कवरेज पर फोकस करेंगे, माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है, साथ में आपके स्कोर को भी बढ़ाने के लिए जरूरी है। जैसा मैंने बताया, पूरी दुनिया कर देगी, आप वहां पर एज जो है उसको लूज कर देंगे।
ठीक है। और ये जो कवरेज है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार जो आपने पढ़ लिया, अगली बार मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल गया तो अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए नहीं निकला तो आप उसके बाद जो भी पढ़ेंगे इसके ऊपर बिल्डअप होगा, इन्हीं चीजों को फिर और डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपके पास कुछ नया नहीं बचेगा करने के लिए, तो एक थोड़ा आपका माइंडसेट अच्छे से काम करेगा। तो कवरेज को इंश्योर करेंगे, मैंने कवरेज को इंश्योर करा, और कवरेज के अंदर जब इंश्योर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर सब्जेक्ट को इज्जत देंगे, हर सब्जेक्ट को इज्जत देंगे, हर सब्जेक्ट को थोड़ा तमीज से पढ़ेंगे। जैसे कि पॉलिटी को जितनी इज्जत दे रहे हैं उतनी ही इज्जत एनवायरनमेंट को देंगे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है इस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्विसेज का भी कॉमन प्रीलिम्स है। अब फॉरेस्ट सर्विसेज का ये कॉमन प्रीलिम्स है, तो यहां से एक बात हमें समझ आती है कि एग्जामिनर कितनी भी कोशिश कर ले वो एक हद से नीचे एनवायरनमेंट की वेटेज को नहीं घटाएगा। कुछ तो क्वेश्चन 10+ क्वेश्चन तो 12 13 14 क्वेश्चन तो हमेशा एनवायरनमेंट के आएंगे, पॉलिटी के भी 12 13 14 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट के भी 10+ क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट का भी कॉमन प्रीलिम्स है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं हमारा ध्यान सारा रहता है पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, इकोनॉमी पे, ज्योग्राफी पे, और उसके बाद करंट अफेयर पे। एक माइंडसेट ये मैं बता रहा हूं एस्पायरेंट का, आपको एज जहां लेना है वो सब्जेक्ट में बताता हूं। अगर आप इक्वल इज्जत देंगे एनवायरनमेंट को तो ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। अगर आप इक्वल इज्जत देंगे साइंस एंड टेक को तो ये स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कहां पर उलझी रहती है, सबसे ज्यादा टाइम देते हैं बच्चे, इंटरेस्ट करते हैं, पीएचडी करने लग जाते हैं पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के अंदर। ज्योग्राफी भी कई बार बच्चे थोड़ा सा उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, जितने इंटरेस्ट से बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर को पढ़ते हैं। स्कोर बूस्टर जो है वो है जिनको बच्चे छोड़ते हैं, जैसे साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के दोस्तों 10+ क्वेश्चन आते हैं हर बार, 12 13 14, और उसमें से ज्यादातर डुएबल होते हैं, डुएबल। अगर आपने कर लिया तो मैक्सिमम चांस है आप उसके सही करके आएंगे, अगर आपने तमीज से साइंस एंड टेक को पढ़ा है। और इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का मैंने आपको बता दिया, एक हद से नीचे वो नहीं जाएगा, और उसमें भी एनवायरनमेंट में आपको जरूरत है कि आपका स्कोर बूस्टर है, ये भी डुएबल क्वेश्चन होते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आ जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे करने हैं भाई, कुछ फैक्चुअल आ गए, इधर उधर के जानवर पे क्वेश्चन पूछ लिया, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, 15 में से 12 कर देंगे, 3 क्वेश्चन छोड़ देंगे, लेकिन उन 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं चलेंगे कि ये तो बड़ा ही मुश्किल पेपर बना दिया। 12 क्वेश्चन पे ध्यान देना है, 3 पे नहीं देना। तो स्कोर बूस्टर पे ध्यान देंगे। तो मेरी हमेशा से एक स्ट्रेटेजी ये रही है कि कवरेज के ऊपर मुझे फोकस करना है। दूसरी बात, सभी सब्जेक्ट्स को मैं इक्वली ट्रीट करूंगा, जितनी इज्जत मैं पॉलिटी को देता हूं उतनी ही इज्जत मैं एनवायरनमेंट को दूंगा, उतनी ही मैं साइंस एंड टेक को दूंगा, सभी सब्जेक्ट्स को मैं इक्वल इज्जत दूंगा, ठीक है। हालांकि जितना सब्जेक्ट्स की डेप्थ होगी, जितना जिसकी वेट, जो ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है उसमें उतना टाइम लगेगा। भाई पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में 75-76 चैप्टर हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इज्जत से मतलब है उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सारी बातें। तो कवरेज अगर आप इंश्योर करेंगे तो यहां पर आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे और आप एग्जाम के अंदर एज ले सकते हैं, और तरीका मैंने बता दिया। और क्या, दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट रोल आता है फिर प्रैक्टिस का। जब भी हम देखते हैं पहला अटेम्प्ट, ज्यादातर जो लोग पहला अटेम्प्ट देते हैं, ये पहला अटेम्प्ट देने वाले लोग आपको देखने को मिलेगा, मैं भी इनमें ही अपने आप को शामिल करता हूं। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, पहला अटेम्प्ट देने वाले बच्चे का माइंडसेट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब वो तैयारी की शुरुआत करता है, जब 10-11 महीने का समय होता है, तो वो इस तरह से हिसाब लगाता है कि मैं इतने महीने में ये वाली बुक पढ़ दूंगा, ये वाली बुक पढ़ दूंगा, तो ये बुक कर पढ़ते पढ़ते, यानी लक्ष्मीकांत पढ़ दी तो मेरी पॉलिटी हो गई, स्पेक्ट्रम पढ़ दी तो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। इस तरह से वो हिसाब लगाता है 3-4 महीने में, ठीक है। उसके बाद वो फिर आगे एज्यूम करता है, उसके बाद वो मॉक टेस्ट वगैरह लगाने लग जाएगा। और पहले अटेम्प्ट देने से पहले जो बच्चे होते हैं ज्यादातर वो ये प्लानिंग कर लेते हैं, मैं 2-3 इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट लगाऊंगा। आप भी देखेंगे अपने आसपास, और अगर आपका पहला अटेम्प्ट है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। हम भी ऐसा सोचते थे, तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर पहला अटेम्प्ट देने वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं कई 2-3 इंस्टीट्यूट्स की मॉक टेस्ट लगाऊंगा, जो कि मेरे हिसाब से सही प्रैक्टिस नहीं है, सही सोच नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लगानी है, सिर्फ आपको एक टेस्ट सीरीज लगानी है, एक इंस्टीट्यूट की, एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाइए, बहुत अच्छे से लगाइए। और
कैसे लगानी है मॉक टेस्ट, ये मैं एक क्लास में, एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस कर लूंगा बहुत साइंटिफिक तरीके से। फिलहाल यहां पर वो बच्चा कहता है कि मैं 3-4 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। जैसे ही दिसंबर आने लगता है, दिसंबर आते आते वो कहता है 2 की लगा लूंगा। दिसंबर के बाद फरवरी आने लगता है, और आते आते ऐसी हालत हो जाती है प्रीलिम्स से पहले वो बच्चा सिर्फ ज्यादातर 6-7 टेस्ट भी लगा ले या फिर 10-11 लगा ले तो ही बहुत हो जाता है, तो ही बड़ी, इतना भी टाइम मिल जाए तो भी बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे का टाइम जाता है सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, रिवाइज करने में, और थोड़ा शुरुआत में टाइम जो है टेंशन में भी चला जाता है। तो यहां पर हमें देखना है कि ना तो हमें यहां खेलना है कि भाई मैं तो सिर्फ 10 टेस्ट ही लगा के जा रहा हूं, 60 टेस्ट लगा के जा पा रहा हूं, और ये भी टेस्ट कैसे लगते हैं आप समझते हैं, बस ऊपर ऊपर से ये हो जाता है, रिवीजन वगैरह कुछ खास इसमें होती नहीं है। और इसमें भी बच्चा ज्यादातर अपना स्कोर देख के टेंशन में आता है कि भाई पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं और 50 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं, 10 टेस्ट लगा लिए सब में 60 नंबर, 50 नंबर। तो वो बच्चा ये जो 6-7 टेस्ट लगाता है इसका भी फायदा नहीं उठा पाता है, बल्कि वो अपने आप अपना नुकसान कर लेता है, अपना मोरल डाउन करके। तो हमें बचना है ऐसी कंडीशन में जाने से कि जहां पर हम 7-8 ही टेस्ट लगा पाए या 10-11, और ऐसी कंडीशन में भी नहीं जाना कि हम ये पहले से ही अज्यूम करके चलें कि भाई हम तो 4 टेस्ट सीरीज लगाएंगे, 3 टेस्ट सीरीज लगाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है, बीच का रास्ता, और जो कि मेरे द्वारा हाईली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया हुआ ये रास्ता है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को लगाना है, और इसके सभी टेस्ट लगाने हैं, सभी टेस्ट सेक्शनल प्लस फुल लेंथ। जिसमें खास फोकस रखना है, खास फोकस वो रखना है सेक्शनल पर। और ये भी मैं एक टेंडेंसी बता रहा हूं, बच्चे ज्यादातर सेक्शनल पर फोकस नहीं देते, वो फुल लेंथ वगैरह लगा के चले जाते हैं। आप फुल लेंथ 2-4 भी लगा लेंगे वो चलेगा, सेक्शनल पूरे लगाइए। सेक्शनल है जो आपको सिखाते हैं, फुल लेंथ जो है वो आपको टेस्ट करते हैं, आपको सीखना है, ठीक है। यहां पर और आप क्या कर लेते हैं, लास्ट में फुल लेंथ लगा के अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं, हो गया काम खराब। तो आपको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की कोचिंग लगाने हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, और उसमें सेक्शनल पर ज्यादा फोकस रखना है, और सब्जेक्ट के साथ साथ सेक्शनल लगाते चलेंगे, और पेपर से कुछ दिन पहले फुल लेंथ टेस्ट लगा लेंगे। कैसे मॉक लगाने हैं ये मैं एक वीडियो में डिस्कस कर लूंगा पूरी प्लानिंग के साथ, कि अगस्त को काउंट करते हुए अगर आगे चलेंगे मई तक तो कैसे फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, मॉक्स कैसे लगाने हैं। तो प्रैक्टिस जो है ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से, प्रैक्टिस, मैं जब भी जाता था मॉक देने, पहले अटेम्प्ट्स देने, तो मैं हमेशा 5-6 टेस्ट ही लगाता था। 5-6 टेस्ट लगाने से ये होता था कि मेरा स्कोर हमेशा कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ऊपर रहता था, बस सिर्फ 2 या 3 मार्क्स ऊपर रहता था। अब जब मैं मॉक टेस्ट, अब जब मैं सीसैट देखता था तो सीसैट में मेरे को ज्यादा कुछ समस्या होती नहीं थी, ठीक ठाक लगता था, कोई बहुत मुश्किल नहीं लगती थी सीसैट में। लेकिन एग्जाम में मेरे को प्रेशर फील हो जाता था। कारण है प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। 2019 के बाद से जो पेपर बन रहा है, 18 के बाद से जो पेपर बन रहा है, उसमें क्या होता है, अगर आप कट ऑफ से 2-3 नंबर ऊपर हैं, अब ये तो बात आपको घर पे आके पता चली कि आप कट ऑफ से 2-3 नंबर ऊपर हैं, लेकिन एग्जाम देते वक्त तो यही फील आता है कि भाई काम हो गया है इस पेपर में। अगर आप 10 नंबर 20 नंबर ऊपर खेल रहे हैं कट ऑफ से, तो आप पेपर में कंफर्टेबल फील करेंगे, वो इतना फील आ जाता है। लेकिन 2-3 नंबर का गैप एग्जाम में नहीं पता चलता, उससे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिर जब आप सेकंड पेपर सीसैट का देने जाते हैं, वो भी विदाउट प्रैक्टिस, तो फिर सीसैट के अंदर जो क्वेश्चन 1 मिनट में, 1.5-2 मिनट में होना था, वो 4 मिनट में, 5 मिनट में होता है। और ऐसे में फिर आप 37, 35, 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसमें से 8-9 क्वेश्चन गलत होते ही सब गेम से बाहर। और मेरे साथ पिछले अटेम्प्ट्स में यही हुआ, क्योंकि मैंने जो जीएस पेपर 1 है उसके टेस्ट कम लगाए, और सीसैट के तो खैर लगाता ही नहीं था, तो जीएस पेपर 1 के टेस्ट मैंने बहुत कम लगाए। उससे मेरे कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ऊपर तो बन जाते थे, लेकिन वो बाद में पता चलता था। एग्जामिनेशन रूम में मेरे ऊपर प्रेशर पहले ही क्रिएट हो जाता था, और उसका प्रेशर फिर मेरे सीसैट में आ जाता था। तो यहां पर हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए नहीं कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, वो तो बात है ही, सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस तो करते ही हैं। हमें एग्जाम के माहौल में खुद को ढालना है, वो जो प्रेशर है वो कैसे हमें मैनेज करना है, पहले वाले प्रेशर और दूसरे वाले को, वो हमें यहां पर देखना सीखना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रेशर कैसे, मैं मॉक टेस्ट को बहुत साइंटिफिक तरीके से डिस्कस करूंगा, कैसे आप लगाएंगे, और एक इंस्टीट्यूट की कैसे सफिशिएंट है वो भी डिस्कस करूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जो 2022 में अटेम्प्ट दिया था, उससे पहले मैंने लगभग 55 टेस्ट लगाए, 55 मॉक टेस्ट मैंने लगाए,
और सभी मॉक टेस्ट में मेरा ज्यादातर स्कोर जो होता था फुल लेंथ में मेरा 100 के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर बनता था, ठीक है। और सेक्शनल में, भाई सेक्शनल में तो बाल की खाल निकालते हैं, किसी किसी में ऐसा भी होता था मेरा 75-80 मार्क्स बन गए, और ज्यादातर में उसमें भी मेरे 90 प्लस, या फिर वर्स्ट केस में तो 90 बन ही जाते थे, ज्यादातर 100 से ऊपर भी 120 भी चले जाते थे, क्योंकि वो सेक्शनल है। लेकिन अगर एवरेज स्कोर की बात करूं फुल लेंथ, तो मेरा 100 के आसपास स्कोर बन जाता था, तो मैं कंफर्टेबल था कि भाई पेपर के अंदर 100 अगर बन जाएंगे तो बहुत है, जैसा पेपर आ रहा है। तो ये भी कॉन्फिडेंस मुझे प्रैक्टिस करके मिला, घर से ही मैं कंफर्टेबल हो गया एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले। तो ये चीज फायदा हुआ कि मैंने जो घर पे टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट, और फिर क्या हुआ, पेपर 1 लगाने के बाद मैं लिमिट में था, मैं अपनी कंफर्टेबल लिमिट में था। मेरे को पता नहीं मेरे कितने मार्क्स बनेंगे, लेकिन मैं साइकोलॉजिकली बड़ा शांत था, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा था कि गेम हाथ से चली गई। फिर क्या हुआ, सीसेट का जो मैंने पेपर दिया 2022 में, उसके अंदर भी फिर मैं कंफर्टेबल था। मैंने अब सीसेट को कैसे अटेम्प्ट करना है क्या, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि सीसेट के दरअसल मैंने जाने से पहले 2 से 3 मॉक्स लगा लिए थे, और 2 से 3 मॉक्स जो मैंने घर पे लगाए थे उसमें मेरा स्कोर 95, 96, 95, 96 बन जाता था, ठीक है। तो मैंने 2 मॉक्स लगाए, मेरे एक में 95 बने, दूसरे में 96 बने, तो तीसरा फिर मुझे जरूरत महसूस हुई नहीं। मैं समझ गया प्रेशर मैनेज हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग उतनी भी खराब नहीं थी, बस प्रेशर मैनेज करने में समस्या हो रही थी। और अब वो मैंने सीख लिया, 55 मॉक्स यहाँ से लगाए और 2-3 मॉक्स सीसेट के लगा लिए। जब मैं एग्जामिनेशन रूम में गया तो वो सारा प्रेशर मेरा मैनेज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया था, और ना मैंने 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे भागा, और ना मैं 6-7 पहले वाला जो थी चीज उसके पीछे भागा। 6-7 टेस्ट लगाकर ही जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक आइडियल सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टेस्ट यहाँ पर लगाए, और उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली मुझे देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तीसरी चीज जो है, जो इस स्कोर को इंप्रूव करा, जिसने, जहां पे मैं कट ऑफ से 2-3 मार्क्स ऊपर था, अब वो 18 मार्क्स का गैप इसलिए आया क्योंकि माइंडसेट पर मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने इस माइंडसेट पर ध्यान दिया कि जो मैं मॉक्स लगाता हूं, ये मॉक टेस्ट में खुद को टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए लगाता हूं, पहली बात। दूसरी चीज, मैंने अपने आप को यह कह दिया कि मैं इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगा कि एग्जामिनेशन डे वाले दिन क्या होगा। आप बस काम करते जाइए, जब एग्जामिनेशन आप दे देंगे, मैंने अपने दिमाग को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिया था 5 जून तक। मैंने कहा आगे की जिंदगी के बारे में 5 जून की शाम के बाद सोचेंगे। 5 जून को जब तक मैं घर पे पेपर देकर नहीं आता, मैं आगे का कुछ सोचूंगा ही नहीं, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। आगे की लाइफ 5 जून के बाद देखी जाएगी, ठीक है। एक ये माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट मेरा हमेशा से ये रहा है, जो कवरेज करते वक्त भी सब्जेक्ट्स की, वो ये कि पढ़ो इस तरह से कि अगर इस बार नहीं भी निकलता है तो ये जो आज पढ़ा है ये अगली बार 100% काम आए। बिल्डअप होना चाहिए इसके ऊपर। सबसीक्वेंट अटेम्प्ट्स अगर देने भी पड़े तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले ही कवर करने पीछे भाग रहे हैं। तो यहां पर होलिस्टिक तरीके से एक तो कवरेज पे ध्यान दिया, फिर प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, और फिर माइंडसेट पे ध्यान दिया। अगर आप इन 3 चीजों पे काम करेंगे, कवरेज, प्रैक्टिस एंड माइंडसेट, तो आपका एग्जाम, मैं ये तो गारंटी नहीं लेता कि भाई आप एग्जाम में टॉप मार जाएंगे, लेकिन अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे तो जैसे मुझे हेल्प करी है, आपको भी जरूर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन 3 चीजों पे आप देख सकते हैं, मैंने जो जो चीजें अपनाई वो मैंने आपको बिल्कुल यहां पर ट्रांसपेरेंटली एकदम बता दी है, ठीक है। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की स्ट्रेटेजी, एक एक चीज के ऊपर, किस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे मॉक्स लगाने हैं, किस तरह से मॉक्स को एनालाइज करना है, बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर हम यहाँ पर वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं बहुत साइंटिफिक वे में। तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो यहाँ पर अपने डाउट भेजिए, वीडियो जरूर बनेगी उस डाउट के लिए। और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ में मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट को, ताकि मैं भी जैसे जैसे आप पूछते जाएंगे मुझे भी समझ आएगा कि आप क्या चाहते हैं। और क्योंकि वो यकीनन वो चीज़ मैंने भी फेस की होगी, तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।